हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे और सही तरीके से ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की इस क्लास में हम जहां हमने कल छोड़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। तो कल हमने पढ़ा था जब मेंडल ने अपना एक संकरण किया था, एकल संकरण किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, उसके अंदर क्या क्या उसने प्राप्त किया था। तो उसने दो लंबे पौधे का एक जोड़ा और एक दो बौने पौधों का जोड़ा आपस में क्रॉस कराया, जिसमें उसको चारों के चारों पौधे लंबे मिले। फिर उसने इस जनरेशन को कहा F1 जनरेशन। फिर उसने F1 जनरेशन को फिर से फर्दर क्रॉस कराया, जिसमें उसको क्या मिले, 3 लंबे पौधे मिले और एक बौना पौधा मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो अवलोकन है वो हम आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जो अवलोकन थे, नंबर 1, प्रथम संतति यानी F1 पीढ़ी के सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। F2 जनरेशन में 3/4 पौधे लंबे थे और 1/4 पौधा बौना था। इसका मतलब क्या हुआ, 4 में से 3 लंबे थे और एक बौना था। तीसरा, जीनोटाइप F2 -3:1, 3 पौधे लंबे एक पौधा छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, जीनोटाइप क्या था, 3:1। जीनोटाइप का रेशो था 3:1, यानी 3 पौधे जेनेटिकली लंबे हुए और एक छोटा। जीनोटाइप का मीन्स जो आनुवांशिक विभिन्नताएं आई जेनेटिकली, तो 3 बड़े और एक छोटा। अब जीनोटाइप F3 में क्या हुआ, 1:2:1, यानी एक लंबा, 2 छोटे और फिर से एक लंबा, यानी T2 टी और स्मॉल टी का संयोजन हुआ आपका 1, 2 आपके और तीसरा, यानी एक आपका प्योर प्योर था, 2 आपके मिक्स बड़े थे और तीसरा बिल्कुल छोटा था। ये इसका अनुपात हुआ। ये थे इस एक्सपेरिमेंट के अवलोकन। अब उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया उसके निष्कर्ष क्या थे। पहला, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही पौधे लंबे हैं, यद्यपि स्मॉल टी क्या है, बौना पौधा है। ठीक है, ये आपने समझने। उसके बाद कैपिटल टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां होनी चाहिए। अब ये बात भी समझने के लिए है कि अगर एक पौधे में एक बड़ी टी और एक स्मॉल टी आती है तो वो पौधा लंबा ही होगा, यानी उसको लंबा बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी टी की आवश्यकता है, जबकि छोटी टी के लिए दोनों ही छोटी होनी चाहिए, तभी छोटी होगी। तो ये भी इसका निष्कर्ष निकलता है। नंबर 3, कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, यानी डोमिनेंट लक्षण, या इसको बोलते हैं हम डोमिनेंट, यानी प्रभावी लक्षण जो दूसरी चीज़ को रिसेसिव करते हैं। और स्मॉल टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, यानी रिसेसिव लक्षण कहलाते हैं। तो ये थे निष्कर्ष किसके, जो हमारा एकल मोनोहाइब्रिड या एकल संकरण कराया उसने। अब उसके बाद किया मेंडल ने द्विसंकरण, यानी द्विविकल्पीय संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फिर मटर के दोनों पौधों के 2 जोड़ी विकल्पों को बीच में मध्यम में क्रॉस कराया, यानी उन्होंने 2 पौधों के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया। ठीक है, उन्होंने क्या कराया, देखिए, जनक पीढ़ी है गोल और पीला, यानी एक तो गोल है इसका आकृति और रंग इसका पीला है, और साथ में बीज क्या है, दूसरा है झुर्रीदार है और हरा है। इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। तो गोले का हो गया RR और पीले रंग का हो गया YY, और झुर्रीदार का हो गया, जो गोल नहीं है उसका स्मॉल RR, और रंग हरे का हो गया स्मॉल YY। तो उन्होंने कैपिटल RR, कैपिटल YY और स्मॉल RR और स्मॉल YY में क्रॉस कराया। तो युग्मक जो बने वो बने RY, यानी कैपिटल RY और स्मॉल RY। ठीक है, अब इन दोनों में फिर क्या होता है, द्वितीय संकरण या द्विविकल्पीय संकरण होता है। तो देखते हैं, R इसमें क्या बन गया, आपके गोल और पीले रंग के बने, यानी कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y आया। फिर जब ये होता है तो क्या होता है, ये F1 पीढ़ी में क्या बनता है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल I, यानी गोल बनते हैं बीज और क्या बनते हैं, स्मॉल पीले रंग के। ठीक है, फिर क्या होता है, युग्मक बनते हैं आपके फीमेल वाले। इसमें क्या बनता है, देखिए, इस तरफ जो बनेंगे वो बनेंगे फीमेल, इस तरफ बनेंगे जो मेल। तो फीमेल कैसे बने, फीमेल जिनके पास देखिए कैपिटल स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y। तो ये बन गए आपके फीमेल जोड़े। और जो मेल जोड़े हैं वो बन गए कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y और कैपिटल स्मॉल r स्मॉल y। ये बन गया आपके मेल युग्मक या मेल जोड़े। ठीक है,
ये थी F1 जनरेशन की। उसके बाद F2 जनरेशन जो बनी वो देखिए कैसे बनती है। पहला है आर आर कैपिटल वाई वाई, एक बन गई है। दो जोड़े हैं इसमें, एक पहले में तो सिर्फ एक ही होता है, इसमें दो जोड़े क्रॉस कर रहे हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब दूसरा बन गया आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई। तीसरा बन गया आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई। चौथा बना कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह दूसरा बना आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी रिंकल भी हैं और स्मूथ भी हैं, गोलाकार भी हैं और झुर्रियों वाला भी है। कैपिटल वाई यानी वह पीला भी है, स्मॉल वाई यानी वह ग्रीन भी है। तो इसमें डोमिनेंट है कैपिटल वाले और स्मॉल है वो है रिसेसिव, यानी प्रभावी लक्षण है वो है बड़े अक्षर वाला, और जो स्मॉल है वो है अप्रभावी। तो जो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई है, ये बना गोल और येलो। यहाँ पे भी गोल और येलो, यहाँ पे भी गोल और येलो, यहाँ पे गोल और येलो। इस तरफ कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो गोल और येलो, इस तरफ कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी गोल येलो, इस तरफ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी गोल। तो ये सभी जो है गोल और क्या बने पीले रंग के। उसके बाद जो इसी पीढ़ी में F3 पीढ़ी में एक और बनता है, वो बनता है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह ये बनते हैं। तो इसके निष्कर्ष देखते हैं हम। अब जो जीनोटाइप निकलते हैं ना, जीनोटाइप का अनुपात देखते हैं। इसमें क्या बने, देखो गोल पीले बने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं, गोल पीले बने आपके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। गोल पीले बने 9 और गोल हरे बने आपके 3 और झुरीदार पीले बने 3 और झुरीदार हरे बने 1। तो इस प्रकार जो है इस द्वितीय क्रॉस संकरण में जो परिणाम निकले उनके जनक के दो जोड़े विपरीत विशेष रूप से भिन्न थे। जैसे कि बीज का रंग और बीज की आकृति वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये जो बीज की आकृतियां हैं देखिए, ये और ये बाकियों से क्या है, थोड़ी अलग हैं, ठीक है। अब F2 जनरेशन का जो रिजल्ट आया उसके हम देख लेते हैं अनुपात में। तो इसमें गोल और पीले बीज निकले 9, गोल और हरे बीज निकले 3, झुरीदार और पीले बीज निकले इसमें 3, झुरीदार और हरे बीज निकले इसमें 1। तो इस प्रकार दो अलग अलग बीज की आकृति एवं रंगों को जब क्रॉस पोलिनेट कराया तो उसमें स्वतंत्र वंशानुगति होती है। तो ये हो गया आपका द्वितीय संकरण भी। इस प्रकार मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधों पर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ जो है करैक्टर जो है, गुण होते हैं, वो होते हैं वंशानुगत, वो हमेशा डोमिनेट ही रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, फिर वो उन्होंने बताया कि जो लक्षण है अपने आप को डोमिनेंट और रिसेसिव या प्रभावी और अप्रभावी रखते हैं, वो किस प्रकार रखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम फ्लो चार्ट से पढ़े थे। पहला होता है कोशिका के डीएनए के अंदर। तो कोशिका के अंदर डीएनए होता है, फिर डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसमें होता है जीन यानी क्रोमेटिन। तो फिर क्रोमेटिन के अंदर होता है सूचना स्रोत, जो सूचनाएं पहुंचाता है। अब ये सूचना स्रोत होता है, इसके अंदर होता है प्रोटीन संश्लेषण, इनके अंदर बनता है हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन संश्लेषण ही आगे जाके गुणों को ट्रांसफर करते हैं, नए गुण आते हैं और गुणों को रखते हैं। तो प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है, ये बात आपने याद रखनी है। हम बोलते हैं कि जेनेटिकली जो गुण आते हैं माता पिता से बच्चों में, वो डीएनए से आते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर जीन होती है। जीन क्या होती है, क्रोमेटिन मटेरियल। अब उसके अंदर भी क्या होता है, सूचना स्रोत होता है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज होता है, फिर वो इंफॉर्मेशन कोड होता है, सोर्सेज होता है, उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और ये प्रोटीन संश्लेषण या सिंथेसिस ही अभिव्यक्ति, गुणों की अभिव्यक्ति को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। इसके अंदर होता है एंजाइम और हार्मोन, ठीक है। इसको दूसरे तरफ से देखा जाए तो जीन टी प्रभावी लक्षण है, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, उसके बाद पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना, उसके बाद बड़े लंबे पौधे। जीन स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण, इसमें एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, एंजाइम दक्षता से कार्य करे, ठीक है। फिर अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना, इसमें हार्मोन बने अपर्याप्त मात्रा में और पौधे बन गए बौने, ठीक है। जबकि आप कैपिटल डी में हार्मोन भी उचित मात्रा में बने और पौधे लंबे हुए। तो इस प्रकार जो है यह जीनोटाइप बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हुआ आज का अवलोकन और
लक्षण जो है किस प्रकार उन्होंने जाहिर किए, और द्वितीय उन्होंने क्या किया, क्रॉस संकरण का है, द्वि हाइब्रिड। अब देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो मानव में लिंग निर्धारण देखते हैं। ये आपको मैंने शायद पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है आपने, या 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। तो मानव में होते हैं XY क्रोमोजोम, और मादा में होते हैं, यानी मानव के नर में, मनुष्य में नर में, मेल में XY क्रोमोजोम, और मनुष्य में फीमेल में XX क्रोमोजोम। ये कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं दोनों में। ठीक है, अब 23 जोड़ों में इसमें 23 के 23 जोड़े ही XX होंगे, जबकि मनुष्य में 22 जोड़े जो होते हैं वो होते हैं XY के और XX के, और 23वां जोड़ा होता है वो होता है आपका X और Y का। तो अब होता क्या है, नर से, मनुष्य से XY क्रोमोजोम और मादा से XX। जब मादा से X क्रोमोजोम जाएगा और नर से X क्रोमोजोम जाएगा और मादा से भी X आएगा, तो क्या बनेगा, मादा। ठीक है, उसी तरह X गया तो मादा बनी। लेकिन दूसरा, अगर नर से Y क्रोमोजोम जाता है, मादा से X आता है, नर से Y क्रोमोजोम, मादा से X, तो बनता है नर। यानी मनुष्य का जो बच्चों का जो लिंग निर्धारण है वो 100% जो है मनुष्य या नर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ना कि मादा के ऊपर। मादा तो केवल रिसेसिव गुण ही प्रदान कर सकती है, अप्रभावी यानी प्रभावी गुण जो है नर ही प्रदान कर सकता है। तो आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़कियां हो सकती हैं। सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने माता पिता के किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यही कारण है कि माता से तो हमेशा X गुणसूत्र ही आएगा, परंतु पिता से Y आ सकता है। तो जब पिता से Y आएगा तो लड़का बनेगा, अगर पिता से भी X आता है तो लड़की बनती है। तो इसीलिए हम लोग जो है बच्चों को, हमारे अभी भी अवधारणा चली है कि लड़की पैदा होगी तो ये माँ की गलती है, ये बांझ है, इसको हटाओ जी, दूसरी शादी कराओ जी इसकी पति की। तो वो सब अवधारणाएं जो है समाज में हमारे गलत प्रचलित हैं बच्चों। और आप जागरूक होकर, पढ़े लिखे होकर आप ये समझते हैं तो आप अपने आसपास के इलाकों में जो अवधारणाएं हैं, जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी अभी भी अवधारणा है, उनको समझा सकते हैं और उनकी अवधारणाएं चेंज कर सकते हैं कि लड़का होना, लड़की होना मादा या औरत के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, यह केवल और केवल पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो जिस बच्चे को पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है वंशानुगत, वो लड़का हमेशा, पिता से Y गुणसूत्र वंशागत होता है उसे लड़का ही होता है। ठीक है, तो ये था आपका लिंग का निर्धारण। उसके बाद आता है जैव विकास। जैव विकास क्या होता है, यानी जीवों में विकास होना, उनके विभिन्न प्रकार की अंगों का, विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास होना। तो विकास क्या है, एक निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों से शुरू हुआ, जिसमें नई स्पीशीज का उद्भव हुआ। उद्भव मतलब जन्म हुआ। तो स्थिति 1, लाल भृंगों का समूह। अब एक स्थितियाँ पढ़ेंगे हम। पहला है स्थिति 1, लाल भृंगों का समूह जनन के द्वारा रंग परिवर्तित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी भृंग जो है लाल, केवल एक हरा बनेगा। दूसरी तरफ एक भृंग हरा, ठीक है, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, फिर जो सभी भृंग लाल है वो कौओं द्वारा लाल भृंग का लक्षण बन जाता है, और एक भृंग का जनन संतति भृंग हरा होता है। उसके बाद भृंगों की संख्या में कमी आ जाती है और हरे भृंगों की झाड़ियों में मेल और कौओं द्वारा भक्षण। ठीक है, इस प्रकार हरे भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो ये थी स्थिति 1 विकास में। और इस स्थिति का निष्कर्ष क्या निकलता है कि हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ, क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं थे। यह प्राकृतिक चयन कौओं द्वारा किया गया प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि के अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। बाकी स्थिति 2 हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, उसमें मानव का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मेंडल ने जो आपका द्वितीय या एफिगनिस का जो आपका द्वि हाइब्रिड संकलन कराया था उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद कौन कौन सी संपत्तियाँ प्राप्त हुई उसको हमने पढ़ा।
तो ये जो था ये आपका आज का टॉपिक था और मुझे उम्मीद है बच्चों आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। चलिए अब आज के टॉपिक की समझ को परखने के लिए हम चलते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ। कार्यपत्र में आज अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो आपकी समझ कितनी है वो उसके उत्तर आप वहाँ दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ। तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्रक। इस कार्यपत्रक में 2 प्रश्न दिए हैं जो आज के टॉपिक को आपने पढ़ा उसकी समझ को आपको दर्शा सकते हैं। तो पहला है मेंडल द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट में अध्ययन किए गए 7 मटर के पौधों के विपर्यास लक्षण बताइए। तो उनके आपने विपर्यास लक्षण बताने जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। और नंबर 2 प्रश्न है एकल संकरण या मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के क्या निष्कर्ष थे। जो हमने एकल एक्सपेरिमेंट किया था उसके क्या लक्षण थे वो आपने बताने हैं। तो बच्चों ये था आपका कार्यपत्रक। इसके अंदर जो प्रश्न है वो आपके जो आपने टॉपिक पढ़ा उसकी समझ को बताएंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो आप इनका उत्तर अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए कार्यपत्रक आपने अपने लिए करना है। इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।